Dear students, in this video we will discuss the case of diffraction at a narrow wire. और इसमें हम एक स्पेशल केस भी लेंगे जिसमें वायर की थिकनेस को हम इंक्रीज करके नैरो की जगह एक थिक वायर का डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके लिए आपने एक सिंपल सा सेटअप लिया जिसमें कि एक स्लिट है एस, जो कि आपने इल्यूमिनेट कर रखी है एक लाइट से जिसका वेवलेंथ आपने लैम्डा कह रखा है। तो मतलब जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मोनोक्रोमैटिक इन नेचर, कि उसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ कंपोनेंट है। ए बी वो नैरो वायर है जिसके कारण आप डायफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करना चाह रहे हैं, और आपने कुछ डिस्टेंस सपोज डी दूर एक स्क्रीन रख रखी है और स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट है पी, और इस तरीके से पूरा सेटअप अलाइंड है कि एस ओ पी परपेंडिकुलर है स्क्रीन के, और जो आपका ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है इसको आपने एक्स वाई से डोनेट कर रखा है। ठीक है, तो आपका सेटअप क्या हुआ? सिंपल तीन चीज़ें हैं। एक सोर्स है स्लिट सोर्स जिसके कारण एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एक्स वाई जनरेट हो रहा है, और वो वेव फ्रंट ए बी जो आपका थिन वायर है, फर्स्ट केस थिन वायर का है, तो ए बी जो थिन वायर है उसके ऊपर फॉल हो रहा है जिसके कारण से यहाँ पे जो स्क्रीन है इसके ऊपर आपको कुछ डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। बट लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए? लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहती है कि बियॉन्ड ई एंड एफ में आपका वायर का ज्योमेट्रिकल शेडो फॉल होता है। बियॉन्ड ई एंड एफ तो कंप्लीट इल्यूमिनेशन हो, और विद इन ई एफ आपका कंप्लीट डार्कनेस हो। ऐसी प्रिडिक्शन है लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। लेकिन क्या आपको रियल में जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो क्या आपको ये प्रिडिक्शंस दिखती है? नहीं दिखती है। क्या आपको ऑब्जर्व होता है? आपको एक डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस डायफ्रैक्शन पैटर्न में? अबव ई एंड बिलो एफ मतलब बियॉन्ड द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो, वहाँ पे आपको क्या मिलता है? अनइक्वली स्पेस्ड बैंड्स विद पुअर कंट्रास्ट, और विद इन ईएफ मिलते हैं आपको इक्वली स्पेस्ड बैंड विद अ गुड कंट्रास्ट। कहने का मतलब है कि डायफ्रैक्शन पैटर्न जो आपको ऑब्जर्व होता है उसमें ईएफ रीजन में, जो कि आपका ज्योमेट्रिकल शेडो का रीजन है, उसके अंदर आपको मिलते हैं इक्वली स्पेस्ड बैंड्स, कि ब्राइटनेस और डार्कनेस, जो ब्राइट बैंड है डार्क बैंड है वो इक्वली स्पेस्ड है, इक्वल विड्थ के इक्वल फ्रिंज विड्थ के आपको बैंड्स मिलते हैं, और उनमें कंट्रास्ट भी अच्छा है। बियॉन्ड ई से ऊपर और एफ के नीचे, मतलब बियॉन्ड ई एंड बियॉन्ड एफ आपको मिलते हैं अनइक्वली स्पेस्ड बैंड्स विद पुअर कंट्रास्ट। तो ये इस तरह का आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, और उसको आपने एक्सप्लेन करना है यूजिंग फ्रेशनल हाफ बिट एलिमेंट थ्योरी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द पॉइंट दैट लाइज बियॉन्ड ई एंड एफ, कि बियॉन्ड ई एंड एफ, अबव ई एंड बिलो एफ रीजन में आपको अनइक्वली स्पेस्ड बैंड्स मिल रहे हैं विद पुअर कंट्रास्ट। वो क्यों मिल रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन आप फर्स्ट पार्ट में दे रहे हैं। तो फॉर दैट यू हैव टू कंसिडर एनी पॉइंट पी डैश ऑन द स्क्रीन। तो जब भी आप स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं उसके बाद आप क्या काम करते हैं? आप उसके बाद देखते हैं उस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग पोल कहाँ बन रहा है ऑन वेव फ्रंट। तो फॉर दिस पॉइंट पी डैश यू हैव अ पोल एट ओ डैश, और इस पोल को आप सेंटर करते हुए इसके अराउंड फ्रेशनल हार्पेड एलिमेंट बनाते हैं, क्योंकि आपका ये जो वेव फ्रंट है ये एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, तो इसके ऊपर भी आपके फ्रेशनल हार्पेड एलिमेंट बनेंगे और इसके नीचे भी। तो यू विल बी हैविंग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम थ्री पार्ट्स ऑफ द वेव फ्रंट एट पॉइंट पी डैश। कहाँ कहाँ से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है? एक तो जो आपका एक्सओ पार्ट है, जो एक्स ओ डैश एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट है, यहाँ से जितने भी हाफ बिट एलिमेंट्स जाएंगे वो सारे के सारे पी डैश में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन एक्स ओ डैश में सारे के सारे हाफ बिट एलिमेंट ही इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है डिफरेंट पॉइंट्स पी के ऊपर। यू चूज एनी पॉइंट हेयर और हेयर ऑन दिस स्क्रीन, तो हर एक में नियरली बराबर ही कंट्रीब्यूशन आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एक्स ओ डैश वेव फ्रंट के पार्ट से। जो आपका बी वाई पार्ट है, जो नीचे है ये पार्ट, जो बी वाई एक्सपोज पार्ट है वेव फ्रंट का, क्योंकि ये पॉइंट पी डैश से बहुत दूर है तो इसके कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल ही होगा। तो जो आपका मेन कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आ रहा है? द मेन कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम ओ डैश ए। जो ओ डैश ए पार्ट है दैट विल बी योर मोस्ट इफेक्टिव पार्ट, कि मतलब ये ही आपका डिटरमाइन करेगा कि पॉइंट पी डैश के ऊपर मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। तो इसके लिए आपने क्या कहा कि वेव फ्रंट में तीन पार्ट है मेनली जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
एक्स ओ डैश, जो कि सारे के सारे पॉइंट्स में इक्वली ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका जो मेन इफेक्टिव है, जो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूशन है, वो इससे तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो सब में ही बराबर कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकेंड पार्ट क्या था, ओ डैश ए, ये पार्ट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट। ये पार्ट डिटरमाइन करेगा कि पॉइंट पी डैश पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। जो ए बी पार्ट है वेव फ्रंट का, वो तो एक्सपोज ही नहीं है, वो तो ब्लॉक्ड है। आपकी जो वायर आपने ले रखी है वो उसको ब्लॉक कर रही है, तो ए बी से तो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। जो लास्ट पार्ट है बी वाई पार्ट से नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है पी डैश के ऊपर, जिसकी वजह से आप इसको भी इग्नोर ही करते हैं। तो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन, मेन पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट दैट विल डिटरमाइन द नेचर ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट पी डैश इज जस्ट योर ओ डैश ए। तो अगर आपके ओ डैश ए में इवन हाफिड एलिमेंट बन रहे हैं तो वहाँ पे आपकी मिनिमम इंटेंसिटी होगी, मतलब पॉइंट पी डैश के ऊपर आपको मिनिमा मिलेगा। अगर आपके एक्सपोज्ड ओ डैश ए पार्ट में इवन नंबर ऑफ हाफ बिट एलिमेंट है, अगर इस एक्सपोज्ड पार्ट में ओड हाफ बिट एलिमेंट है तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। ये सब आपका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रैक्शनल हाफ बिट एलिमेंट थ्योरी में कि यहाँ पे इवन के कोरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमा, सॉरी इवन के कोरिस्पॉन्डिंग मिनिमा और ओड के कोरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमा कैसे बनता है, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स। सेकेंडली, जो आपका इंटेंसिटी है वो जैसे जैसे आप ई से और एफ से दूर जाते जाएंगे तो आपका जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू होगा। आप ये देखेंगे कि कुछ इस तरीके का बिहेवियर आप ऑलरेडी देख चुके हैं। किस केस में, जो स्ट्रेट एज का केस है। स्ट्रेट एज में जैसे जैसे आप एज से दूर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको इसी तरीके से अनइक्वल विड्थ के मैक्सिमाज एंड मिनिमाज मिलते हैं जिनकी इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो इस केस में बियॉन्ड ई एंड एफ आपको डायफ्रैक्शन बैंड्स मिल रहे हैं वो लगभग वैसे ही हैं जैसे आपको स्ट्रेट एज में मिलते हैं। तो ये तो हुई एक्सप्लेनेशन उस पार्ट की जिसमें आप कह रहे हैं कि अबव ई एंड बिलो एफ आपको अनइक्वल विड्थ के और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के बैंड्स मिलते हैं। सेकंड, अब हम एक्सप्लेनेशन देंगे फॉर सम पॉइंट पी डैश दैट लाइज विद इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। हमने कहा कि ज्योमेट्रिकल शेडो EF रीजन में, EF रीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। इस EF रीजन में आपने कहा कि कैसे बैंड्स मिल रहे हैं, इक्वल विड्थ और अच्छे कंट्रास्ट के आपको बैंड्स मिल रहे हैं। मतलब मैक्सिमा और मिनिमा की विड्थ, जो आपका मैक्सिमम और मिनिमा है उन दोनों का विड्थ बराबर है और कंट्रास्ट भी अच्छा है उसका। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने कोई पॉइंट ले लिया P डबल डैश जो कि विद इन EF रीजन लाई कर रहा है। अब P डबल डैश के बाद अब क्या देखते हैं, आप सबसे पहले सर्च करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पोल कहाँ है। तो आपने इसको कॉरस्पॉन्डिंग पोल कह दिया कि O डबल डैश इज अ पोल। पॉइंट P डबल डैश पे इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक थोड़ा सा एजम्पशन करना पड़ेगा। क्या है वो एजम्पशन, जो आपका ये पॉइंट है P डैश, इसके ऊपर इंटेंसिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आ रहा है। एक तो आपका XA एक्सपोज्ड वेव फ्रंट है वहाँ से आ रहा है, एक आपका BY जो एक्सपोज्ड वेव फ्रंट है वहाँ से आ रहा है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पे इंटेंसिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे अब कि ये जो एक्सपोज्ड एक वेव फ्रंट है इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल लीनियर सोर्स थ्रू ए, कि हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक सोर्स रखा है जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉइंट P पे, और एक दूसरा सोर्स कुछ सेपरेशन दूर रखा है पॉइंट B के ऊपर जो कि अगेन यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये किस तरीके का अरेंजमेंट हुआ, ये तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ ना कि दो कोहेरेंट सोर्स रखे हुए हैं दैट आर सेपरेटेड बाय सम सेपरेशन, सपोज स्मॉल d से दो कोहेरेंट सोर्स सेपरेटेड है। तो इस तरह का अरेंजमेंट आपने कहाँ पढ़ रखा है, इस तरह का अरेंजमेंट आपने पढ़ रखा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इसकी एनालॉजी एस्टैब्लिश करते हैं विद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और आप कहते हैं कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज दैट आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कितना है जिससे सेपरेटेड है, आपका जो वायर का डायमीटर है वो डिस्टेंस है वो। और ऐसा ही आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था। और आपको अगर याद हो, अपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या होता है कि आपको सामने स्क्रीन के ऊपर क्या मिलते हैं, गुड कंट्रास्ट के और इक्वल विड्थ के फ्रिंजेस मिलते हैं, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल हो λ/2 का, अगर ये इवन इंटीग्रल मल्टीपल हो λ/2 का, if a part difference is even integral multiple of λ/2 then in the case of Young's double slit experiment आपको वहाँ पे मैक्सिमा मिलता है।
तो सेम ही यहाँ पे है, क्योंकि अगर आपका पार्ट डिफरेंस यहाँ पे बी पी डबल डैश माइनस ए पी डबल डैश, यहाँ पे आप देखें ये दिस पार्ट डिफरेंस बी पी डबल डैश और ए पी डबल डैश आपने कह दिया कि ये जो वेव फ्रंट है एक कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ये वेव फ्रंट दूसरे कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है जो कि सेपरेटेड है एक डिस्टेंस से जो कि इक्वल है आपने जो वायर यूज कर रखा है उसके डायमीटर के। ठीक है, तो ये दो कोहेरेंट सोर्सेज पॉइंट पी डबल डैश के ऊपर मैक्सिमा कब देंगे, जब आपका ये पार्ट डिफरेंस बी पी डबल डैश माइनस ए पी डबल डैश इक्वल होगा इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के। ये जो आपकी इंटरफेरेंस की कंडीशन है वही है ये। सिमिलरली ये मिनिमा कब होगा, जब आपका ये पार्ट डिफरेंस इक्वल होगा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे मैक्सिमास और मिनिमास मिलेगा। और सेंटर में क्या मिलता है, सेंटर में हमेशा आपका मैक्सिमा रहता है। तो इस केस में आपने मैक्सिमा और मिनिमा आपने मतलब बता दिया कि स्क्रीन के ऊपर किस पोजीशन पे आपको मैक्सिमा मिलेगा और किस पोजीशन के ऊपर आपको मिनिमा मिलेगा, वो आप ऑलरेडी बता चुकी हैं। सेकंड पॉइंट आपको कब क्या बताना है, आपको ये बताना है कि अब कि जो आपको ये फ्रिंजेस मिल रहे हैं ये इक्वल विड्थ के फ्रिंजेस हैं। अगर आपको ध्यान हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपका फ्रिंज विड्थ होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, जहाँ पे कैपिटल डी क्या है, सेपरेशन है किस किस के बीच, जहाँ पे आपके कोहेरेंट सोर्स रखे हैं और स्क्रीन रखी है उन दोनों बीच का सेपरेशन इज योर डी। और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी आपका इस केस में जो आप वायर यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर है। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो आपका सेटअप है ये सेटअप फॉर दिस पर्टिकुलर केस कैन बी ट्रीटेड इक्वलेंट टू कि यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स रखा है, यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स रखा है, सॉरी यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्स रखे हुए हैं और वो दो कोहेरेंट सोर्सेस एक डायमीटर डी से सेपरेटेड है, जिसके कारण से आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे फ्रिंजेस मिलते हैं, डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस। विद इन ईएफ रीजन में आपको क्या मिलते हैं, इक्वली स्पेस्ड एट गुड कंट्रास्ट के फ्रिंजेस मिलते हैं। आपने कंडीशंस बता दी ऊपर। सेकेंडली अब आप ये बता रहे हैं कि ये जो फ्रिंज विड्थ है इस केस में वो भी इक्वल होगी। तो अगर हम इसको पूरे को समराइज करें ग्राफ के थ्रू, तो आपका थिन वायर है, थिन वायर में विद इन ईएफ रीजन आपको क्या मिल रहे हैं, इक्वल इंटेंसिटी के और इक्वल विड्थ के फ्रिंजेस मिल रहे हैं। बियॉन्ड ई एंड बियॉन्ड एफ आपके जो फ्रिंजेस का इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है और जो फ्रिंज विड्थ है वो भी इक्वल नहीं है। ये तो केस था थिन वायर का। थिक वायर में बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। थिक वायर में मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो डिपेंड कर रही है डायमीटर के ऊपर। रिलेशन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो जैसे जैसे आप वायर का डायमीटर इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका जो फ्रिंज विड्थ है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अगर आपने बाय चांस जो एक वायर ली है वो सपोज मिलीमीटर थिकनेस की रेंज में ले रखी है, तो उस केस में आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो इतनी स्मॉल हो जाती है कि आपके जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है जो विद इन ईएफ फ्लाई कर रहे हैं वो नियरली डिसअपियर हो जाते हैं। कि मतलब आपको विद इन ईएफ अब इस केस में, किस केस में, जब आपका वायर थिक है उस केस में कोई फ्रिंज नहीं मिलता है। बट बियॉन्ड ई एंड एफ वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है। आपको जैसे थिन केस में फ्रिंजेस मिल रहे थे बियॉन्ड ई एंड एफ, थिक वायर के केस में भी इस तरीके से आपको फ्रिंजेस मिलते हैं। तो ये जो बीच के फ्रिंजेस जो कि आपने इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण कहा था प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपने इसको एस्टैब्लिश किया था बाय यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एनालॉजी। और वहाँ से आपने बताया था कि जो यहाँ पे फ्रिंजेस इक्वली स्पेस्ड और इक्वल विड्थ के फ्रिंजेस मिल रहे थे, अब थिक के केस में वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि फ्रिंज विड्थ फॉर लार्ज डायमीटर बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन जो बियॉन्ड ई एंड बियॉन्ड एफ वो फ्रिंजेस वैसे ही होंगे जैसे आपको थिन केस में मिल रहे थे, थिन वायर के केस में मिल रहे थे। तो ये पूरा ऐसा आपका आर्टिकल है एंड दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे।